वेलकम टू द सीरीज ऑफ MGT 611 न्यू शॉर्ट लेक्चर्स। ये MGT 611 की न्यू शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको लेक्चर नंबर 3 करवाया जा रहा है, जिसके अंदर क्लासिफिकेशंस एंड सोर्सेस ऑफ लॉ आपको पढ़ाए जाएंगे कि कौन कौन सी क्लासिफिकेशन होती है और इसके अलावा सोर्सेस क्या हैं, कहाँ से लॉज जो है वो आते हैं। सो ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड इट्स काइंड, अब ये तो पहले भी आ चुका है पिछले लेसन्स में भी, तो आप ज़रूर देखिएगा ताकि आपको डिटेल पता चल सके। लेकिन यहाँ पर जितना दिया हुआ है उसके मुताबिक ज्यूरिस्प्रूडेंस मींस द नॉलेज ऑफ लॉ। ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या है? नॉलेज ऑफ लॉ है, या फिर क्या है, स्टडी करना लॉ को, या फिर नॉलेज ऑफ लॉ है। और ना सिर्फ रूल बल्कि आइडियाज़, लॉजिक और जो रीजनिंग होती है उनके पीछे है। और उसके अंदर फिर एनालिटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस आ जाती है, इनके स्टडी किया जाए एग्जिस्टिंग लॉ को एज इट इज़। इसके अलावा हिस्टोरिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस होता है कि किस तरीके से लॉ जो है वो डेवलप हुआ है वक्त के साथ साथ किस तरह इसमें तब्दीली आई है, तो यानी कि एक तरह से उसकी हिस्ट्री जो है वो पढ़ी जाती है। इसके अलावा एथिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस होता है कि कनेक्ट करता है लॉ को मॉरलिटी और एथिक्स के साथ, यानी कि अखलाकियात वगैरह के साथ। सो मेन पॉइंट ऑफ डेफिनेशंस अगर हम देखें, सो कमांड ऑफ सॉवरन है। सो लॉ को जो है वो देखा जाता है एक ऑर्डर जो कि सुप्रीम अथॉरिटी की तरफ से जो है वो दिया जाता है, जैसे कि कोई स्टेट वगैरह हो गई। और इसके अलावा राइट्स एंड ऑब्लिगेशन अगर हम देखें, सो एवरी लॉ गिव्स राइट्स टू सम एंड, यानी कि हर लॉ जो है वो कुछ राइट भी देता है कि कुछ ना कुछ जो है वो राइट है लोगों का कि उनके पास कोई चीज़ हो। इसके अलावा इम्पोजेस ड्यूटीज़, और कुछ ज़ाहिर बात है ऑब्लिगेशन, जिम्मेदारियाँ भी लोगों के ऊपर लगाता है। और कोर्जन है, और एक फोर्स होती है इसके पीछे, अगर कोई डिसोबे करेगा तो उसको पनिश भी किया जाएगा। इसी वजह से लॉ ब्रेक करने वालों के खिलाफ जो है वो सख्त कार्रवाई की जाती है और उनको सज़ा भी दी जा सकती है। नाउ द डेफिनेशन ऑफ लॉर्ड रेडक्लिफ। लॉर्ड रेडक्लिफ की जो डेफिनेशन दी गई है उसके मुताबिक अगर हम इसको देखें, सो यू विल नॉट मिस्टेक एनी मीनिंग माई मीनिंग और सपोज दैट आई हैव अप्रिशिएट वन ऑफ द ग्रेट ह्यूमन स्टडीज इफ आई से दैट वी कैन नॉट लर्न law by learning law if it is to be anything more than just a technique. It is to be so much more than itself, a part of history and sociology, a part of ethics and philosophy. अब अगर हम इस डेफिनेशन को देखें तो इसका मतलब ये है कि आप जो है ट्रूली तौर पर अंडरस्टैंड नहीं कर सकते लॉ को सिर्फ मेमोराइज जो है वो करते हुए। अगर आप सिर्फ मेमोराइज करेंगे तो उसको ट्रूली अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, यानी कि रूल्स को अगर आप मेमोराइज कर लेते तो आप उसको ट्रूली तौर पर लॉ को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। सो अंडरस्टैंड करने के लिए लॉ को डीपली आपको लाजमी तौर पर स्टडी करना चाहिए। इसका कनेक्शन जो कि हिस्ट्री के साथ है, सोशियोलॉजी के साथ है, और इसके अलावा एथिक्स और ह्यूमन लाइफ के साथ भी है। सो लॉ जो मैकेनिकल नहीं है बल्कि लिविंग सिस्टम है जो कि रिफ्लेक्ट करता है मॉरल और जो सोशल वैल्यूज़ होती हैं लोगों की। सो क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ अगर हम देखें, सो एसेंशियल्स ऑफ इम्पेरेटिव लॉ, जो एसेंशियल्स होते हैं इम्पेरेटिव लॉ के, उसको अगर हम देखें, अच्छा पहली चीज़ तो आप ये समझें कि मुख्तलिफ़ तरह से लॉ को जो है वो क्लासीफाई जो वो किया गया है, और मुख्तलिफ़ तरीके के लॉ होते हैं, जिसमें से एक इम्पेरेटिव लॉ होता है। ऐसा लॉ जो कि अथॉरिटी ने बनाया होता है, जैसे कि पार्लियामेंट हो गए, और ये लाजमी तौर पे इसको फॉलो करना चाहिए, ओबे करना चाहिए, और ये बैक्ड बाय फोर्स होते हैं, या फिर जो है वो पेनल्टी होती है। तो इसके अंदर जनरल रूल्स आ जाते हैं, यानी कि लॉ अप्लाई किया जाता है जनरली तौर पे किसी एक शख्स के ऊपर नहीं बल्कि सबके ऊपर ही जनरली तौर पर। अथॉरिटी बिहाइंड इट, यानी कि इसके पीछे एक अथॉरिटी होती है, रिकग्नाइज अथॉरिटी होती है, जैसे कि लेजिस्लेचर। और इसके अलावा एनफोर्समेंट होती है, लाजमी तौर पे ये एनफोर्सेबल होता है स्टेट पावर के ज़रिए, और पेनल्टी होती है जो भी कोई इसको तोड़ेगा। तो अब क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ में अगर हम देखें तो वही इंपेरेटिव लॉ भी आ जाते हैं, जो कि पीछे आपको डिटेल बताई, जो कि अथॉरिटी बनाती है। इसके अलावा फिजिकल और साइंटिफिक लॉज होते हैं। ये लॉज ऑफ जो है वो नेचर होते हैं, यानी कि मेन मेड लॉज नहीं होते। ये लॉ जो है वो जैसे कि लॉ ऑफ ग्रेविटी, लॉज ऑफ मोशन हो गया, और ये ज़्यादा तौर पे जो साइंस के सब्जेक्ट्स हैं उनमें पढ़ाए जाते हैं, फिजिक्स वगैरह के अंदर पढ़ाए जाते हैं। और इसके अलावा नेचुरल और मॉरल लॉ भी होता है, जो कि बेस करता है कंसाइंस, मोरालिटी या फिर जस्टिस के ऊपर, हेल्प करता है दूसरों को ज़रूरत में। और उसके अलावा कन्वेंशनल लॉ होता है, जो कि क्रिएट किया जाता है एग्रीमेंट के ज़रिए पार्टीज़ के दरमियान। इसके अलावा कस्टमरी लॉ होता है, जो कि बेस करता है लॉन्ग स्टैंडिंग कस्टम्स और ट्रेडिशंस के ऊपर सोसाइटी के। इसके अलावा प्रैक्टिकल और टेक्निकल लॉ होते हैं, जो कि रूल्स होते हैं प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस के लिए। इंटरनेशनल लॉ होते हैं, जो कि रूल जो कि गवर्न करते हैं रिलेशन जो है वो कंट्रीज़ के दरमियान। सिविल लॉ होता है, जो कि रेगुलेट करता है राइट्स और ड्यूटीज़ जो है इंडिविजुअल्स के दरमियान। नाउ द सोर्सेस ऑफ लॉ, अब लॉ आता कहाँ से है? सोर्सेस से मुराद ये कि एक चीज़ कहाँ से आती है।
सोर्सेस ऑफ लॉ अगर हम देखें, लॉ लोग बनाते हैं, इंसान ही बनाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सोर्सेस ज़रूर होती हैं जिनकी बुनियादों के ऊपर जो है वो लॉज को बनाया जाता है। सो लीगल सोर्सेज होती हैं और फिर लेजिस्लेशन आती है। लीगल सोर्सेज को अगर हम देखें तो फॉर्मल मेथड्स होते हैं जिसके ज़रिए लॉ ऑफिशियल बन जाते हैं, जैसे कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट हो गया या फिर कोर्ट जजमेंट हो गया। इसके अलावा लेजिस्लेशन आती है फिर। सो लॉज जो कि लेजिस्लेचर के ज़रिए बनाया जाता है, इनके पार्लियामेंट वगैरह के ज़रिए, और इसमें एग्जाम्पल है तो पीनल कोड और सिविल प्रोसीजर कोड वगैरह आ जाते हैं। हिस्टोरिकल सोर्सेज भी होती हैं, इनके ऐसी चीज़ें या डॉक्यूमेंट जहाँ से लॉ ओरिजिनेट होता है, जैसे कि ओल्ड ओल्ड लीगल कोड्स हो गए या फिर कस्टम्स वगैरह हो गए। और इसके अलावा एग्रीमेंट होते हैं। एग्रीमेंट से मुराद जब दो पार्टी आपस में म्यूचुअली एग्री करें और वो बन जाती है बाइंडिंग, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट्स या ट्रीटीज़ वगैरह। इसके अलावा कस्टम्स होते हैं। कस्टम्स होते हैं ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस जो कि लोग फॉलो करते हैं, काफ़ी लंबे अरसे तक उन्होंने फॉलो किए हैं, जैसे कि मैरिज कस्टम या इनहेरिटेंस कस्टम वगैरह। प्रेसिडेंट होती है, यानी कि डिसीजन जो होता है हायर कोर्ट का, जो कि बन जाता है रूल जो है वो फ्यूचर केसेस के लिए, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स वगैरह। नाउ दी सोर्सेस ऑफ लॉ इन शरिया। अब शरिया के अंदर, शरीयत जिसे हम कहते हैं, उसके अंदर जो लॉ है, उसके अंदर जो कानून है, उसकी क्या सोर्सेस है, वो लॉ कहाँ से आते हैं, जिसको हम शरी कानून कहते हैं या फिर शरीयत भी कहते हैं। तो जो मेन सोर्स है और जिससे ऊपर कोई सोर्स नहीं है और हो भी नहीं सकती, वो है अल कुरान की, होली कुरान की। प्राइमरी और मोस्ट अथॉरिटेटिव सोर्स है। और जितने भी मुसलमान हैं और उनका ताल्लुक किसी भी सेक्ट से हो, किसी भी कंट्री से हो, और किसी भी कहीं किसी भी रेस से हो, कहीं भी रहते हो वो पूरे वर्ल्ड में, उन सब का यही बिलीव है कि यही जो है वो खुदा का कलाम भी है, और साथ में इसके अंदर कोई तहरीफ नहीं है, इसके अंदर कोई चेंज नहीं हुआ, इनके एज इट इज़ अभी तक ये वैसी ही है जो आज से 1400 ईयर्स से भी ज़्यादा पहले, यानी जब ये रिवील हुआ, तो उसी तरह ही अभी भी प्रिजर्व है। तो जितने भी मुसलमानों के सेक्ट्स हैं उन सब का ही यही बिलीव है, और ये मेन सोर्स है। अगर इसके अगेंस्ट कोई दूसरी सोर्स जाएगी तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। कोई भी सोर्स अगर इसके अगेंस्ट जाएगी तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद फिर सुन्ना ऑफ होली प्रॉफिट आती है, पीस बी अपॉन हिम। तो अब इसमें जो है वो जितनी भी हमारे प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम के जितनी भी सेइंग्स, एक्शंस और अप्रूवल हैं वो इसके अंदर आ जाती हैं, और ये एक्सप्लेन भी करता है और कंप्लीट भी करता है कुरान को। अब इसमें एक अहम चीज़ ये है कि जो जितनी भी सुन्ना ली जाएगी ये ऑथेंटिक सोर्सेज से ली जाएगी और ऑथेंटिक को ही एक्सेप्ट किया जाएगा, क्योंकि अगर कोई ऐसी चीज़ सामने आई सुन्ना के अंदर जो कुरान के अगेंस्ट है तो यकीनन वो ऑथेंटिक नहीं होगी। जितनी भी ऑथेंटिक सुनना होगी तो वो कुरान को ही एक्सप्लेन करेगी और कुरान को ही कंप्लीट करेगी। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ सामने आती है हमारे, जो कहने को तो सुनना है लेकिन वो असल में अगर कुरान के अगेंस्ट हमें दिखाई देती है, तो यकीनी तौर पे वो कोई फेक बनाई हुई किसी की है, वो असली सुनना नहीं है, वो ऑथेंटिक सुनना नहीं है। तो जो भी ऑथेंटिक सोर्स से कोई सुनना आएगी तो वो कुरान को ही एक्सप्लेन करेगी। और उसके बाद फिर तीसरी जो चीज़ आती है वो इज्तिहाद आ जाती है, जो कि क्या है, यूज़ ऑफ रीजनिंग बाय क्वालिफाइड स्कॉलर, यानी कि जो इतने भी क्वालिफाइड स्कॉलर्स होते हैं जिनका एक लेवल होता है, वो सॉल्व करते हैं कोई भी नए इश्यूज सामने आते हैं। आज के इस दौर के अंदर कई सारे ऐसे इश्यूज हैं जो डायरेक्टली हमें नहीं मिलते, कुरान के अंदर भी और सुन्ना के अंदर भी हमें डायरेक्टली अगर नहीं मिल रहे हैं, तो वो फिर कुरान और सुन्ना को सामने रखते हुए ही जितने भी क्वालिफाइड स्कॉलर्स होते हैं वो फिर रीजनिंग यूज़ करते हुए वो नए इशू को सॉल्व करते हैं। और ये काम क्वालिफाइड स्कॉलर ही कर सकते हैं जिनके पास एक क्वालिफिकेशन हो, एक हाई लेवल की, और एक लेवल हो उनका नॉलेज का। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है और अगर इसके अंदर कोई मिस्टेक भी दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।